हेलो फ्रेंड्स, अपन देख रहे हैं पॉलिटी के अंदर अब नेक्स्ट अपन देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्टिकल नंबर 129। ठीक है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है, अभिलेख न्यायालय 129। आर्टिकल नंबर 120 क्या कहता है? उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ठीक है ना, इस कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में अपन को दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। क्या? एक तो नजीर, ठीक है ना, नजीर है नजीर, एक तो नजीर, या दूसरा अपन जैसे यूँ कह सकते हैं कोर्ट। ठीक है, और दूसरा है, सेकंड जो चीज़ है वो है दंड देने की शक्ति अवमानना के लिए। अभी देखो क्या है, पहला क्या है, नजीर क्या है? नजीर का मतलब क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी फैसले के अंदर, मतलब किसी वाद के अंदर कोई फैसला दिया, तो वो जो फैसला है वो ऑल ओवर इंडिया वो चीज़ कोर्ट की जा सकती है। ठीक है, मान लो सुप्रीम कोर्ट ने कोई, जैसे कोई पेंशन का कोई केस चल रहा है, उसके ऊपर उसने वर्डिक्ट दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है ना, सेम वैसा ही केस किसी हाई कोर्ट में चल रहा है, तो हाई कोर्ट में जो एडवोकेट उसकी पैरवी कर रहे हैं केस में, तो वो कोर्ट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट वाले केस की, देखो साहब कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसा ही केस था, उसमें ऐसा ऐसा फैसला हुआ, तो हाई कोर्ट उस फैसले को मानने के लिए बाध्य है। हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, किसी में भी, है ना। तो ये है नजीर या कोर्ट। नजीर का मतलब होता है एग्जाम्पल कोर्ट करना, कि देखो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा दिया। तो आप जैसे कभी जाना किसी एडवोकेट के, जैसे अपन चैम्बर वगैरह में जाते हैं, तो आप वहाँ देखते हो पीछे वो बुक्स लगी रहती मोटी मोटी, तो उनको AIR बोलते हैं, ऑल इंडिया रिपोर्टर। तो वो कलेक्शन होता है पूरे सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्स का, डिसीजंस का, है ना। तो ये होता है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वो उसको अभिलेख का मतलब क्या होता है? अभिलेख का मतलब कि ये अपने आप में एक प्रमाण है। जैसे अशोक के अभिलेख अपन देखते हैं तो उनमें जो लिखा हुआ अपने आप में प्रमाण है, तो ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन है वो अपने आप में प्रमाण है। ठीक है, तो अभिलेखों का साक्ष्य की दृष्टि से मूल्य है, जब उन्हें किसी न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है तो उन पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये होता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, कि हमने ऐसा कहा है तो इसलिए आपको ये मानना पड़ेगा। तो ये है अभिलेख न्यायालय, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। और दूसरा है दंड देने की। अब जैसे मान लो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भैया ऐसे केस के अंदर ऐसा होना है। अब अगर जैसे मान लो पेंशन वाले में बता रहा था आपको, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि पेंशन देनी है, फिर जो अथॉरिटी जिसको पेंशन रिलीज करनी है अगर वो नहीं करे, तो फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मतलब भी क्या निकला है? तो अराजकता हो गई, अनाहर की, है ना। तो इसलिए दंड देने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास है अवमानना के लिए, कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला ऐसा करो, और फिर जो संबंधित पब्लिक अथॉरिटी वैसा नहीं करती है तो उसको दंड देने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जिसको अपन बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये है अपने अभिलेख न्यायालय। ये दोनों चीजें इसके अंदर आती है। कई बार क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन किस तरह का आता है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, अभिलेख न्यायालय। इसमें क्या क्या चीजें इंप्लाइड है? पहला कि नजीर कोर्ट कर सकते हैं उनके डिसीजन, और दूसरा अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास होती है। ये दोनों इंटरलिंक है। आप जैसे आप कॉमन सेंस लगाओगे कि दंड देने की शक्ति नहीं हो, तो फिर एक बार बताओ जो बोला है उसका कोई नहीं मानेगा तो कोई भय ही नहीं रहेगा, ऐसे। ठीक है ना, तो ये चीज है। तो ये आर्टिकल 129 है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स। नेक्स्ट अपना 130, उच्चतम न्यायालय का स्थान। ठीक है ना, देखो ये कैसे है 130, है ना। तो पहले तो इसका कॉन्सेप्ट समझो, ये क्या है कि जैसे अपन जैसे देखते हैं ये अपना देश है, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट तो भैया दिल्ली के अंदर है कि नहीं? उसकी सीट तो अभी दिल्ली में, यहाँ दिल्ली के अंदर ये सुप्रीम कोर्ट की सीट है अपने। अब खास तौर पे जैसे अपन देखें, एक तो उत्तर पूर्व के राज्य से दूरी ज़्यादा है भौगोलिक, और दक्षिण के राज्यों से। तो अगर मान लो तमिलनाडु में कोई हाई कोर्ट के अंदर कोई केस चल रहा था, और फिर उसके केस के अगेंस्ट में अपन को अपील करनी है, डिसीजन के अगेंस्ट में अपील करनी है सुप्रीम कोर्ट, तो देखो कहाँ से कहाँ आना पड़ेगा, उत्तर पूर्व कहाँ से कहाँ आना पड़ेगा, है ना। तो फिर ये बात कई बार उठती है कि सुप्रीम कोर्ट की और बेंचेस होनी चाहिए, खासतौर पर दक्षिण भारत में और एक नॉर्थ ईस्टर्न राज्य में, क्योंकि भारत एक बड़ा भौगोलिक देश है। तो अब अगर ये बनती है, होती है, तो ये किस आर्टिकल के तहत होती है? ये आर्टिकल नंबर 130 के तहत होती है, कि सुप्रीम कोर्ट की सीट वहाँ होगी जहाँ जहाँ भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से डिसाइड करे। समझ गए? ये चीज है। तो उच्चतम न्यायालय दिल्ली के अलावा ऐसे अन्य स्थानीय स्थानों पर अधिविष्ट होगा जिन्हें भारत का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति के अनुमोदन के समय समय पर नियत करे। तो सुप्रीम कोर्ट की अगर बेंच दक्षिण भारत में बननी है, तो ताकत किसके पास है बनाने की? क्या संसद के पास है? नो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन किसकी पूर्व सहमति से? राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से। जो समझने वाली बात है, जो क्वेश्चन आता है, यहाँ पे संसद वर्ड कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। समझ गए? ये चीज है। तो कौन अगर बेंच बनानी है दक्षिण भारत में, तो बनाएंगे कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। किसकी पूर्व सहमति से? राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से। ये इस क्वेश्चन की ब्यूटी है। और महत्व क्यों है वो दक्षिण भारत के संदर्भ में देखो तो महत्व आपको समझ में आएगा। ठीक है, फिर अपन देखते हैं आर्टिकल नंबर 131। बहुत अच्छा आर्टिकल है, आरंभिक अधिकारिता, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या होता है?
ठीक है, आरंभिक, आरंभिक। तो जैसे आरंभ, पहले इस वर्ड को आप समझो कि जैसे आरंभ, ठीक है ना, आरंभ मतलब किसी चीज़ की शुरुआत होना, वही आरंभ होता है। और अधिकारिता मतलब उसका जुरिडिक्शन, उसका क्षेत्राधिकार। और इंग्लिश में अपन बोलते हैं ओरिजिनल, है ना, ओरिजिनल। जैसे अपन बोलते हैं, कई बार मैं आपको बोलता हूँ कि यार इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है तो ओरिजिनल मैटर से पढ़ो, गवर्नमेंट का जो पब्लिकेशन है तो वो ओरिजिनल होता है, मतलब वो कहीं से निकल के नहीं आया, सीधा सट्ट वही है, फर्स्ट हैंड है वो, तो उसको बोलते हैं अपन आरंभिक अधिकारिता या ओरिजिनल जुरिडिक्शन। तो अब ओरिजिनल जुरिडिक्शन मतलब अधिकारिता मतलब क्षेत्राधिकारी, इन केसों को सुनना भी सुप्रीम कोर्ट काम ही करता है, फैसले सुन, मतलब डिसीजन, मतलब वाद जो उसको सुनेगा और अपना वर्डिक्ट देगा। कोर्ट का काम ही, चाहे किसी भी लेवल का कोर्ट हो। तो ये आरंभिक अधिकारिता ये बोलती है कि ये इनके कुछ केस ऐसे हैं जो कि सीधे सुप्रीम कोर्ट में लॉज हो सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट उनके ऊपर निर्णय देगा। कहने का मतलब आपको कहीं से नीचे से ऊपर आने की जरूरत नहीं है। देखो भारत के अंदर यूनिफाइड जुडिशरी है, क्या सबसे नीचे अपन देखते हैं मुंसिफ कोर्ट्स होते हैं, मुंसिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट्स, फिर सेशन कोर्ट होता है, उसके ऊपर हाई कोर्ट होते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट है, ये सेशन कोर्ट है ना। ये ऐसे ही अपने इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, एकीकृत न्यायपालिका, ऐसे बढ़ता कोई केस। लेकिन ये जो 3 केस है जैसे अपन जैसे देख रहे हैं, तो ये केस ऐसे केस हैं कि इनमें आप सीधा आरंभिक ओरिजिनल रूप में आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस फाइल कर सकते हो अगर उस केस का संबंध इन 3 कह गए से है तो इसको बोलते हैं आरंभिक अधिकारिता, ओरिजिनल जुरिडिक्शन। ये आपको नहीं ये जरूरत है कि पहले सेशन कोर्ट या म्युनिसिपल कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर फाइल करो और फिर अपन सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे, नो, डायरेक्ट, है ना। तो मतलब आप बाकी सब कोर्ट्स को बाईपास कर सकते हो अगर आपका जो केस है इन कह गए बिंदुओं से संबंधित है। तो ऐसा क्यों दिया गया है, आप जैसे पहले आप इन कह को समझो, फिर आप ओरिजिनल अधिकारिता का वो आप पावर समझ पाओगे कि हाँ ये क्यों दिए गए। देखो इसकी मैं आपको एक टेबल बनाता हूँ, ठीक है ना। एक तो क्या है इसके, ये कैसे बनती है, एक तरफ तो भारत सरकार और यह नॉट इक्वल टू करें, मतलब सामने किसके अगेंस्ट में जैसे है कि राज्य, ठीक है। दूसरा है भारत सरकार प्लस राज्य बनाम एक से अधिक राज्य, और तीसरा है कि राज्यों के मध्य ही, ठीक है ना। ये 3 इसमें आएंगे, 1 2 3। देखो पहला क्या है, भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच, मतलब एक तरफ तो भारत सरकार है और दूसरी तरफ एक या अधिक राज्य हैं, ठीक है। हमेशा कोर्ट के अंदर 2 पार्टियां होती है, कोई भी होता है, एक पक्ष एक विपक्ष, तो ये पक्ष हो सकता है, विपक्ष होता है। फिर दूसरा की सिचुएशन है एक और भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों और दूसरी ओर एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच, मतलब एक तरफ भारत सरकार के साथ कोई राज्य और मिला हुआ है और दूसरी तरफ एक से अधिक राज्य। और तीसरा है क्या, 2 से अधिक राज्य, मतलब राज्य आपस में भिड़ रहे हैं, जैसे अपन देखते हैं कर्नाटका, तमिलनाडु, कोई भी हो सकता है, ऐसे यू। पहले वाले में भारत सरकार अकेली है, दूसरे वाले में भारत सरकार के साथ कुछ राज्य हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो भारत सरकार ने WTO के साथ समझौता किया और वो WTO का समझौता राजस्थान के फेवर में है, जैसे मान लो सोलर पैनल से, तो हो सकता है कि सामने जैसे पंजाब हरियाणा ने विरोध किया, इधर भारत सरकार और राजस्थान सरकार है, ऐसे। तो ये 3 है। अब आप जैसे देखोगे कि ये तीनों ये ओरिजिनल जुरिडिक्शन में क्यों डाले गए, क्यों, क्योंकि इंडिया, जैसे अपन पहला ही आर्टिकल आप पढ़ोगे, इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, भारत एक राज्यों का संघ है ना। तो ये जो संघ है इसकी गरिमा बनी रहे, सेंट्रल स्टेट रिलेशन बिल्कुल एक तारतम्य में से काम करते रहे, इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट को पावर दी है इनको फर्स्ट मौके पर सुनने की इन केसेस को, ताकि किसी भी तरह के इसमें किसी को शक शुबा नहीं रहे। हाईएस्ट अथॉरिटी इन केसेस को सुन रही है, तो पूरी एक जो गरिमा और जो महत्व है इन वादों का, वो मतलब वाद इन केसेस का, तो वो सुप्रीम कोर्ट ही उस लेवल की एक डिसीजन मेकिंग कर सकता है, इसलिए ये रखे गए हैं, है ना। कॉन्सेप्ट समझो आप, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, जैसे आप देखोगे यहाँ देखो अन्य न्यायालयों का अपवर्जन करके, मतलब अन्य न्यायालयों को बाईपास करके आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में केस दर्ज कर सकते हो अगर इन केसों का संबंध क्या क्या कैसे है तो, ठीक है। अब इसमें देखो एक चीज समझने वाली बात क्या है, ये ओरिजिनल जुरिडिक्शन वही सारा मैंने इजी लैंग्वेज में अन्य न्यायालयों का अपेक्षा कर सकते हो, एक्सक्लूजन कर सकते हो। अब देखो 3 तो वहाँ लिखे हुए थे, एक यहाँ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन एक आर्टिकल 71 के अंदर है ये चीज़। आर्टिकल 71 में क्या कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी कोई भी वाद है तो वो सीधा किस में आएगा, वो सुप्रीम कोर्ट में आएगा, वो अन्य किसी कोर्ट में नहीं सुना जा सकता। तो ये एक चीज़ अलग है। लेकिन ये आर्टिकल नंबर अभी अपन पढ़ रहे हैं 131, तो 131 के अंदर नहीं लिखा हुआ, देखो अपन देख रहे हैं 131, ठीक है। तो 131 में तो ये कह के गई है 3 ही, ठीक है। आर्टिकल 71 अलग है, लेकिन यहाँ क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि ये भी संबंधित किससे है, ओरिजिनल जुरिडिक्शन से ही है। तो आपसे पूछा जाए कि ओरिजिनल जुरिडिक्शन कौन कौन से आर्टिकल्स के अंदर वर्णित है, तो आर्टिकल नंबर 131 के अंदर वर्णित है और आर्टिकल नंबर 71 में, दोनों में 11 आ रहा है, 131 71। अब
कुछ के बाद ऐसे हैं जो कि ऐसे लगते हैं ऐसे हैं कि क्या क्या कैसे संबंधित है 131 एबीसी से, लेकिन वो ओरिजिनल जुरिडिक्शन में नहीं आते हैं। जैसे सबसे पहले अपन देखते हैं क्या मौलिक अधिकार से संबंधित जो है वो अपने ओरिजिनल जुरिडिक्शन में नहीं आते, क्योंकि हाई कोर्ट्स को भी पावर है अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने की, अगर मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है 2 to 6। दूसरा, ऐसे संधि या करार अनुबंध जो संविधान लागू होने से पहले किए गए थे और वर्तमान में लागू हैं से उत्पन्न विवाद, ये ओरिजिनल जुरिडिक्शन में नहीं आएंगे। अंतर्राज्यीय जल विवाद, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, जैसे कावेरी जल विवाद अपन जैसे देखते हैं अपने कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, पौंडीचेरी से संबंधित है, तो ये ओरिजिनल जुरिडिक्शन में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि अधिनियम बना दिया संसद ने 1956 में, उसके तहत पंचायत बने ट्राइब्यूनल, उसका निर्णय अंतिम होता है, ठीक है, पंचायत का निर्णय वो अंतिम होता है, ठीक। लेकिन एसएलपी दायर की जा सकती है, अपन आप ये देख लेंगे, ठीक है। और ये अनुच्छेद 262 के तहत ये इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट का सोल्यूशन अपन देखते हैं पंचायत के थ्रू। और लास्ट है वित्त आयोग, ठीक है ना, फाइनेंस कमीशन पर पढ़ते हैं आर्टिकल 280, उसके तहत कोई भी मैटर उसको दे रखा है तो वो इसके अंदर नहीं आएगा। एक देखो मैं आपको बताऊं, आर्टिकल 280 से याद आया, जैसे पिछले वाला जो वीडियो अपन जैसे देख रहे थे 126, 27, 28, तो वहाँ इमरजेंसी में पावर बता रहा था, इमरजेंसी का आर्टिकल, तो वो 352, 356 और वो 360 है ना, बाई मिस्टेक वो 380 निकल गया था वित्त आपदा वाला, फाइनेंशियल इमरजेंसी वाला की सैलरी घटाई जा सकती है वहाँ 380, तो ये क्या करेक्शन है। एक वो कोरम वाला था, कोरम कितना होता है, मतलब कोरम एडॉक न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं ना अपन 127 में, तो कोरम 1/3 है, वहाँ गलती से 1/10 निकल गया था मुझे, तो ये 2 सोल्यूशन करेक्शन है उसमें करना, ठीक है ना। तो ये है, तो वित्त आयोग को संदर्भित मामले वो भी यहाँ पे नहीं लाए जा सकते ओरिजिनल जुरिडिक्शन में, ओके, है ना। तो देखो ऐसे अपन ने देखा ये ओरिजिनल जुरिडिक्शन, ठीक है। इसमें ओरिजिनल जुरिडिक्शन में बातें क्या है मेन जो अपन को ध्यान में देनी है, रिवीजन जैसे करें तो आर्टिकल नंबर 131, 3 मामले इसके अंदर है, एक तरफ भारत सरकार व राज्य, ठीक है, दूसरी तरफ भारत सरकार प्लस राज्य और दूसरी तरफ अन्य राज्य, तीसरा राज्यों 2 से अधिक, एक से अधिक राज्यों के बीच में वाद, ठीक है, जो इसमें नहीं है। और इसके अलावा जैसे जो अलग से जो है जहाँ पे अपन को ओरिजिनल जुरिडिक्शन देखने को मिलता है वो आर्टिकल 71, ठीक है। जो इसके अंदर नहीं आएंगे वो क्या है, एक तो मौलिक अधिकार, एक अंतर्राज्यीय जल विवाद, ठीक है, और तीसरा जो है कि संविधान लागू होने से पहले जो संधि करार किए उनसे संबंधित उत्पन्न विवाद, और चौथा वित्त आयोग को संदर्भित मामले अनुच्छेद 280 के तहत, वो ओरिजिनल जुरिडिक्शन में नहीं आते हैं। तो ये था ओरिजिनल जुरिडिक्शन। बाकी देखो क्षेत्राधिकार का एक टॉपिक अपन, ये टॉपिक पूरा हो जाएगा तब एक टॉपिक और देखेंगे क्षेत्राधिकार वाला, सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार, उसमें सारे एक जगह और आएंगे। अभी आर्टिकल वाइज देख रहे हैं अपन 131, फिर 131 क्या जो है ये निरसित कर दिया गया, हटा दिया गया है ना, 76 के अंदर आया, 77 के अंदर हट गया, ठीक है, कि अनन्य शक्ति थी सेंट्रल लॉज को डिफाइन करने की सुप्रीम कोर्ट के पास, वो हटा दी गई, ठीक है ना, ये अब नहीं है। नेक्स्ट अपन देखते हैं 132, ठीक है, 132 भी काफ़ी अच्छा है, ये है अपील का, ठीक है ना, कि अपील कर सकते हैं भाई सुप्रीम कोर्ट का। देखो एक तो क्या है कि सीधे आप जो आ गए वो तो आ ही गए ओरिजिनल जुरिडिक्शन 131, अब अपील कैसे, यूनिफाइड जुडिशरी अपन ने देखी ना कि भाई हाई कोर्ट की केसेस की अपील कहाँ होगी, सुप्रीम कोर्ट में, तो ये अपील का है। तो खास तौर पर मोटे मोटे तो वैसे 2 तरह के मामले हैं कि एक तो दीवानी और एक फौजदारी। दीवानी का मतलब क्या होता है सिविल, और फौजदारी का मतलब होता है क्रिमिनल, ठीक है। सिविल में क्या आते हैं, जैसे कोई लैंड रेवेन्यू संबंधी है, कोई शादी ब्याह संबंधी है, तलाक संबंधी है, वो सब सिविल में आते हैं। और क्रिमिनल में क्या आते हैं, जैसे अपने मर्डर, रेप, हत्या, ये सब डकैती, वो सब क्रिमिनल केसेज में आते हैं, फौजदारी, ठीक है। ये तो यही है 132 के अंदर। कुछ मामलों में उच्च न्यायालय से अपील, उच्च मतलब हाई कोर्ट अपीलों में सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय अधिकारिता है, एपलेट जुरिस्डिक्शन, ठीक है। तो ये अपील करने का है कि हाई कोर्ट के केसेस के अगेंस्ट में अपन अपील करें, ठीक है। ये अपील तब होते हैं जब हाई कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया, फैसला देने के साथ साथ ही 134 के तहत आता प्रमाण पत्र मिलता है सर्टिफिकेट हाई कोर्ट से कि हाँ कि हाई कोर्ट ने ये फैसला सुनाया। अगर आपको अपील करनी है तो 90 दिन के अंदर आप अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो इस सर्टिफिकेट के बाद ही अपील होती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ठीक है ना। तो देखो कौन कौन से मामले भारत के राज्य क्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय में सिविल, दांडिक या अन्य कार्रवाई, सिविल मैंने बताया, दांडिक मैंने बताया क्रिमिनल, या अन्य कार्रवाई में दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश, है ना, निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश, तीनों बड़ा एक ही है, कोई इसमें फर्क नहीं है। निर्णय, ऑर्डर,
डिक्री वो है कि चलो ठीक है, ऑर्डर देने के बाद कुछ और उसमें आगे करना होता है किसी अथॉरिटी को, तो वो डिक्री हो जाता है और अंतिम आदेश है ही की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी यदि वह उच्च न्यायालय अनुच्छेद 134 के अधीन प्रमाणित कर देता है कि उस मामले में संविधान के निर्वचन, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अपन देखते हैं अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसके इंटरप्रिटेशन का भार किसके ऊपर है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही है, ठीक है, हाई कोर्ट के ऊपर नहीं है। तो ये चीज़ बड़ी अच्छी समझने वाली है कि कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन का अधिकार किसको है, सुप्रीम कोर्ट को है, हाई कोर्ट को नहीं है। ये अपन को देखने में थोड़ा सुनने में अजीब लगता है, लेकिन देखो साफ लिखा हुआ संविधान के निर्वचन के बारे में विधि का कोई सारवार प्रश्न नहीं है तो ऐसे मामलों में अपील की जा सकती है, ठीक है। तो संविधान के निर्वचन, तो अपन ने इसमें देखो 4 चीजें देखी हैं, एक तो सिविल, एक दंडिक, तीसरा अन्य कार्रवाई और चौथा संविधान के निर्वचन संबंधी, ठीक है। इन मामलों के अंदर अपील हो सकती है हाई कोर्ट के निर्णयों की, कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। ये सारा इसके अंदर लिखा हुआ है। संविधान के निर्वचन के संबंध में विधि को तात्विक सारवार प्रश्न हो तो, लेकिन 134 के तहत पहले प्रमाण पत्र हाईकोर्ट देगा। तो ये 132 के अंदर है, 132 के अंदर तीनों चीजें आ गई, सिविल, दांडिक और अपने संविधान का निर्वचन, 4 चीजें, सिविल, दांडिक, अन्य और संविधान का निर्वचन। अब देखो ये 132 है, 133 में कुछ नया नहीं है, बिल्कुल रिपीटेशन है। बस क्या कर दिया इसके अंदर कि सिविल कर दिए, भाई देखो 132 में सिविल और क्रिमिनल एक साथ लिखे हुए थे, ठीक है। 133 के अंदर केवल सिविल लिख दिया, बस बात इतनी है, ठीक है। बाकी सारी चीजें वही हैं, रिपीटेशन है। 134 के अंदर अब क्या करेंगे, केवल क्रिमिनल लिख देंगे, दांडिक विषयों के मामले में उच्च न्यायालय में अपील अधिकार। कहने का मतलब 132 के अंदर सिविल और दांडिक दोनों लिखे हुए हैं, 133 के अंदर केवल सिविल है और 134 के अंदर केवल क्रिमिनल है, दांडिक है। समझ गए। अब देखो सिविल के मामले में तो अपील कर देंगे सीधा 134 के तहत सर्टिफिकेट मिलने के बाद, लेकिन क्रिमिनल के मामले में अपील कब होती है ये आप समझो थोड़ा सा। अब देखो क्या है, अपन अपना जुडिशरी सिस्टम देखते हैं कैसे है कि देखो ये के सेशन कोर्ट है पहले, ठीक है, सत्र न्यायालय, ठीक है, फिर इसके ऊपर अपन देखते हैं हाई कोर्ट है, फिर अपन देखते हैं सुप्रीम कोर्ट है ना। क्रिमिनल के मामले में लागू होगी ये चीज़, देखो कि अपील वाली कैसे। अब देखो जैसे सेशन कोर्ट है, जैसे मान लो सेशन कोर्ट अपने जयपुर है, ठीक है, तो सेशन कोर्ट जयपुर ने कोई फैसला दिया किसी मामले के अंदर, ठीक है, उसकी अपील हुई अपने राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर, और अपील के दौरान राजस्थान हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट का फैसला पलट के और अभियुक्त को फांसी की सजा दे दी, ठीक है, फांसी की सजा दे दी। तो ऐसे केसों के अंदर अपील होगी अपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर। एक तो बिंदु ये है जो बिंदु संख्या क्या के अंदर लिखा हुआ है। फिर दूसरा जो केस है वो क्या केस है कि सेशन कोर्ट के अंदर कोई मामला चल रहा था, उस केस को हाईकोर्ट ने अपने पास बुला लिया और उसके अंदर फांसी की सजा दे दी, ठीक है। फिर ऐसे केसों के अंदर अपील सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो सकती है, ठीक है। तो 1 और 2 के अंदर फर्क क्या है इनके अंदर, एक के अंदर तो क्या था, सेशन कोर्ट ने फैसला दे दिया था, उसके बाद हाईकोर्ट ने उस फैसले को पलटा है तो अपील हुई सुप्रीम कोर्ट में। और दूसरे के अंदर क्या है कि सेशन कोर्ट ने फैसला दिया नहीं था, केस अपने पास बुला लिया हाईकोर्ट ने, लेकिन फिर उसमें फांसी की सजा दे दी हाईकोर्ट ने, तो उसमें अपील होगी सुप्रीम कोर्ट में। यह है क्रिमिनल मामलों के अंदर, ये क्या और है। अब देख लो क्या और क्या, आप पढ़ लो क्या में क्या लिखा हुआ है। उस उच्च न्यायालय ने अपील में किसी अभियुक्त या व्यक्ति को दोष मुक्ति के आदेश को उलट दिया और उसको मृत्यु दंडादेश दे दिया हो। दूसरा, उस उच्च न्यायालय ने अपने प्राधिकार के अधीनस्थ किसी न्यायालय से किसी मामले को विचारण के लिए अपने पास मंगा लिया और ऐसे विचारण में अभियुक्त व्यक्ति को सिद्ध दोष ठहराया और उसको मृत्यु दंडादेश दे दिया। समझ गए, ये है। और 134 के में तो प्रमाण पत्र तो मिलना जरूरी है ही, तब वो सुप्रीम कोर्ट में अपील होती है। तो ये अपील के अंदर, क्रिमिनल के अंदर अपील का जो सिस्टम है वो अपन को पता चलना चाहिए। पहले मामले के अंदर क्या है कि सेशन कोर्ट के डिसीजन को पलट दिया और मृत्यु दंड दिया हाईकोर्ट ने, फिर अपील हुई सुप्रीम कोर्ट। दूसरे में अपने पास मंगाकर और क्या मृत्यु दंड दे दिया। कहने का मतलब क्या, दोनों मामलों के अंदर मृत्यु दंड के अंदर ही अपील होती है क्रिमिनल केसेस में हाई कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। और दोनों कैसे कैसे अपन ने देखा ही, एक में अपील हुई थी हाईकोर्ट में फिर पलट दिया, दूसरे के अंदर हाईकोर्ट ने मंगाया और फिर फांसी की सजा दी, ऐसे, ठीक है। बाकी सारी चीज इसके अंदर नॉर्मल है, 134 में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो देखो 131 देखा अपन ने एपलेट जुरिडिक्शन, ठीक है, एपलेट जुरिडिक्शन। फिर 132 के अंदर अपन ने देखा सिविल दांडिक दोनों एक साथ लिखे हुए थे, 133 के अंदर सिविल आया, 134 के अंदर क्रिमिनल आया, ठीक है, ये देखा अपन ने। फिर 134 क्या देखते हैं अपन, 134 क्या है, बार बार अपन जैसे देखिए
कि हाईकोर्ट ने कोई भी फैसला दे दिया तो फैसले के साथ साथ वो अपने सर्टिफिकेट और देते हैं कि हमने ऐसा फैसला सुनाया, अगर आपको कोई आपत्ति हो 90 दिन के अंदर अपील करें सुप्रीम कोर्ट में। इस सर्टिफिकेट के बाद ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील हो सकती है। समझ गए? बस ये इसके अंदर है सीधा सा। या तो ये हाईकोर्ट वैसे तो दे ही देता है ना, और नहीं तो आप आवेदन भी कर सकते हैं। इसमें लिखा मौखिक आवेदन, मौखिक आवेदन के साथ साथ जैसे एप्लीकेशन लगती है तो वो देखिए अपन सर्टिफिकेट ले सकते हैं हाईकोर्ट से। ठीक है, 134 क्या में सर्टिफिकेशन का है और कुछ खास बात नहीं है। फिर नेक्स्ट देखते हैं 135। देखो 135 बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत अच्छा आर्टिकल है। 135 के अंदर जो वर्ड लिखा हुआ है वो वर्ड है फेडरल कोर्ट। बहुत ही शानदार शब्द फेडरल कोर्ट। जैसे क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान में निम्न में से किस किस संस्थान का वर्णन है, तो जैसे फेडरल कोर्ट, ग्राम सभा, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है ना, जिला नियोजन समिति, इन सब का, और फेडरल कोर्ट। तो फेडरल कोर्ट का वर्णन भी। अब ये फेडरल कोर्ट क्या है कि जब 1935 के अधिनियम में आया था सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, वर्ड सुप्रीम कोर्ट 1935 के अधिनियम में आया, उससे पहले जो वर्ड था वो था फेडरल कोर्ट अपना, और आज़ादी से पहले जो कोर्ट की एग्जिस्टेंस में रहा फेडरल कोर्ट था। ठीक है, तो फेडरल कोर्ट का वर्णन कौन सा आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 135 के अंदर। फेडरल देख रहे हैं पर फेडरल 5 FEDR फेडरल 5 से 5 आ गया 135 ऐसे। ठीक है, तो फेडरल कोर्ट के पास जितनी भी शक्तियां वगैरह सब थी, सारा फिर वो आके सुप्रीम कोर्ट ने संभाला। बस इतना ही है क्या, विद्यमान विधि के अधीन फेडरल कोर्ट की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोजन होना। बस सीधी सी बात है, जो पावर्स फेडरल कोर्ट की थी वो 1935 के अधिनियम में जब सुप्रीम कोर्ट आ गया तो सीधी सीधी सारे उसको मिल गई। यही, लेकिन इस क्वेश्चन, इस आर्टिकल की जो ब्यूटी है वो ब्यूटी है कि फेडरल कोर्ट का वर्णन भारतीय संविधान के अंदर है ना। ऐसा नहीं समझ लेना कि भाई 35 के अधिनियम से सुप्रीम कोर्ट आ गया फेडरल कोर्ट गया, नहीं। ये यहाँ पे एक वो वसीयत जैसे संभलाई गई ना, ये वो वसीयत वाला चीज़ है, लीगेसी जो दी गई। 135। नेक्स्ट देखते हैं 136। बहुत ही गजब का आर्टिकल है, SLP स्पेशल लीव पिटिशन, है ना। क्या, अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत, है ना। ये वर्ड आप ध्यान रखो, SLP स्पेशल लीव पिटिशन। अब लीव क्या है, वहाँ छुट्टी से मतलब नहीं है। यहाँ लीव का मतलब है कि बाकियों को आप लीव कर दो, जैसे अपन बोलते हैं ना लीव इट, इसे छोड़ दो। तो ये वो है कि बाकी सभी न्यायालयों को आप छोड़ सकते हो और सीधा मतलब बाकी सभी मतलब जैसे ये कैसे है, मैं बताऊँ कि जैसे अभी अपन देखते हैं कि भाई 2 तरह के कोर्ट होते हैं अपने, एक तो दीवानी होते हैं, एक क्रिमिनल होते हैं, है ना। दीवानी का मतलब मैं वैसे लिख देता हूँ, 2 तरह के अपने कोर्ट होते हैं, ठीक है ना। एक तो हो गया जैसे दीवानी सिविल, एक हो गया क्रिमिनल, ठीक है। तो सिविल के अंदर क्या होते हैं कि सिविल के अंदर एक तो जो अपन जैसे सेशन कोर्ट वगैरह, यूनिफाइड जुडिशरी जैसे देखते हैं तो वो काम करती है, और दूसरा जैसे अपन जैसे आप जैसे देखोगे कि SDM कोर्ट होते हैं, तहसीलदार कोर्ट होते हैं, और क्रिमिनल के अंदर तो केवल ये जुडिशरी वाली लाइन का काम करती है, SDM वगैरह पावर नहीं होती इनको सुनने की, ठीक है। तो SLP क्या चीज़ है कि भारत में ये जितने भी कोर्ट हैं, इसमें किसी भी कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट में आप डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। SDM कोर्ट ने कोई निर्णय दिया, जरूरी नहीं है कि फिर आप सेशन कोर्ट जाओ, है पहले तो RAA में जाओ, रेवेन्यू अपीलेट अथॉरिटी में जाओ, फिर सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, जरूरी नहीं है। SLP के तहत आप बाकी सभी कोर्ट्स को दरकिनार करके सीधा सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं। ये होता है SLP स्पेशल लीव पिटिशन। लीव आपने बाकी को छोड़ दिया, सीधा आप कहाँ आ गए, सुप्रीम कोर्ट में आ गए। तो ये ओरिजिनल जुडिक्शन मत कर देना आप, आर्टिकल 131 वो अलग है, उसमें तो केस ही वहाँ दायर होगा। यहाँ क्या है, केस कहीं और दायर था, किसी कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, उस कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट में अपन सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रहे हैं। तो SLP ये है कि बाकी सभी को दरकिनार करके कोर्ट्स को आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो, जैसे SDM कोर्ट से मैंने बताया ऐसे। लेकिन भाई इसका एकमात्र अपवाद है कि अपने आर्मड ट्राइब्यूनल्स होते हैं, है ना, सशस्त्र ट्राइब्यूनल्स, आर्मी के ट्राइब्यूनल्स बने हुए हैं, उनके निर्णय के विरुद्ध के अंदर आप SLP दायर नहीं कर सकते, ठीक है। तो SLP दायर पहले तो सुप्रीम कोर्ट एडमिट करता है, ऐसा थोड़ी कि आप चले जाओगे सीधे और फिर वो सुप्रीम कोर्ट सुन लेगा। पहले मेरिट देखता है सुप्रीम कोर्ट की, हाँ वाकई में ऐसी मेरिट है क्या, फिर वो SLP स्वीकार होती है। यही लिखा हुआ देखो SLP में, इस अध्याय में किसी बात की होते हुए भी उच्चतम न्यायालय अपने विवेकानुसार भारत के राज्य क्षेत्र में किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, किसी न्यायालय, इस न्यायालय के अंदर SDM कोर्ट आता है, कलेक्टर कोर्ट, सब कोर्ट आ गए, ठीक है ना। किसी न्यायालय अधिकरण द्वारा, अधिकरण मतलब जो अपने ट्राइब्यूनल्स होते हैं वो, ठीक है ना। इसमें जैसे अब अंतर्राज्यीय जल विवाद, वो भी इसके तहत भी SLP इसमें दायर हो जाती है। अधिकरण द्वारा किसी वाद या मामले में पारित किए गए निर्णय, डिक्री, अवधारणा, दंडादेश के आदेश की अपील विशेष अदालत दे सकता है।
खंड में कोई बात सशस्त्र बलों से संबंधित किसी विधि द्वारा उसका अधीन गठित की गई न्यायालय अधिकरण पे लागू नहीं होगी। मतलब जो आर्म फोर्सेस के ट्राइब्यूनल्स बने हुए उस पर चीज़ लागू नहीं होती है SLP वाली। ये चीज़ अपने को समझनी है ना। ये SLP बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत ही मतलब एक जो भारतीय लोकतंत्र संविधान को जो जिंदा बनाए रखती है वो एक चीज़ है SLP। और न्यूज़ के अंदर बहुत रहती है, और हिंदी में क्या है, विशेष इजाज़त, और इंग्लिश में बोलते हैं स्पेशल लीव पिटिशन। किसी भी न्यायालय के विरुद्ध निर्णय के विरुद्ध में अपील की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। जरूरी नहीं जैसे सेशन कोर्ट ने दिया तो जरूरी नहीं है कि हाई कोर्ट में अपील ही करेंगे, नो, सीधा SDM कोर्ट ने दिया, जरूरी नहीं सेशन कोर्ट होकर अपन आएंगे, नो, SDM कोर्ट से सीधा सुप्रीम कोर्ट। ये है ना, वर्ड लिखा ना, किसी भी न्यायालय अधिकरण द्वारा, ये किसी भी न्यायालय द्वारा निर्णय के विरुद्ध आ रहा ना, किसी न्यायालय, ठीक है। तो ये SLP है 136, 135 फेडरल कोड था, 136 SLP। 137 काफी अच्छा आर्टिकल है, न्यायिक पुनर्लोकन, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने जो अपने फैसले दिए हैं उनका वो रिव्यू करता है। जैसे आपने देखा होगा कि मैं कई बार आपको बताता हूँ, जैसे फंडामेंटल राइट्स और नीति निर्देश तत्व में कौन ऊपर है, तो समय समय पर ये डिसीजन हुए हैं। शंकरी प्रसाद है, फिर गोलकनाथ आया, सारा ऐसे लास्ट में केशवानंद भारती है, मिनरल मिल्स केस है। तो अपन जैसे देखते हैं शंकरी प्रसाद का केस का डिसीजन आगे पलटा गया, फिर कोई जैसे मान लो गोलकनाथ में पलटा गया, फिर मिनरल मिल्स में पलटा गया, फिर फाइनल डिसीजन आया केशवानंद भारती में। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट अपने ही डिसीजंस को चेंज करते रहते हैं समय समय पे, क्योंकि कोई भी चीज़ होती है वो समय काल के अनुरूप ही सही होती है ना। तो समय समय के साथ साथ जैसे चीज़ें बदलती है, सुप्रीम कोर्ट भी अपने आप के फैसलों को और अपडेट करते हैं ऐसे, ठीक है। तो आज अपन जैसे देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो पूरी जुडिशियल हिस्ट्री है, तो उसमें केशवानंद भारती अपने आप में मील का पत्थर है, 1973, है ना, 24 अप्रैल 1973 ऐसे। तो ये बहुत बड़ी जीवंतता बनाए रखने वाला फीचर है, जिंदा जो वाइब्रेंट बनाए रखता है अपने लॉ को, कॉन्स्टिट्यूशन को। वो तो ये है जुडिशियल रिव्यू। वैसे अलग से अब ये टॉपिक आएगा जुडिशियल रिव्यू, उसमें और देखें तो भी आर्टिकल आएगा, लेकिन ये कहाँ पढ़ने था, ये आर्टिकल नंबर 137 के अंदर है। अब देखो जुडिशियल रिव्यू से दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है आर्टिकल 13(2) जो फंडामेंटल राइट्स में अपन ने पढ़ा था। जुडिशियल रिव्यू की पावर एक तो यहाँ से आती है और दूसरा इस आर्टिकल नंबर 137 से आती है। 13(2) में तो ये लिखा हुआ है कि संसद कोई ऐसी विधि बनाती है जो कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो वो जिस सीमा तक उल्लंघन करेगी मौलिक अधिकार को, उस सीमा तक वो विधि अमान्य होगी। टू दैट एक्सटेंट इट लॉ विल बी वॉइड, संसद जो बनाती है। और 137 में है कि खुद के निर्णय की समीक्षा सुप्रीम कोर्ट करता है, ठीक है ना। ये 137 है। देखो ये ओरिजिनल आर्टिकल मैं इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आजकल जो टाइम है वो ये ओरिजिनल चीज़ पढ़ने का है, ओरिजिनल जुडिक्शन, ठीक है ना। ये इसके अंदर लिखा हुआ है पुनर्लोकन, स्वयं के निर्णय, अपने द्वारा सुनाए गए निर्णय का पुनर्लोकन करता है रिव्यू। तो देखो कितनी बड़ी चीज़ है कि गलती सुप्रीम कोर्ट भी मानता है कि गलती हमसे भी हो सकती है यार, तो उसमें क्या है, भगवान थोड़ी हम, तो खुद के डिसीजंस को रिव्यू करना था, ठीक है। तो यही है 13(2) और 137 न्यायिक पुनर्लोकन जुडिशियल रिव्यू। बाकी अलग से टॉपिक और आएगा जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिज्म, उसमें और बताऊंगा। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि। देखो ये क्या चीज़ है, मान लो जैसे आज जैसे अपन देखते हैं कि अपन ने कोई जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे भूटान को एक्वायर कर लेते हैं अपन, ठीक है, भारत के अंदर, तो क्या भूटान जैसे नया राज्य बन जाएगा, फिर वो भी तो अब भारत क्षेत्र के जुडिशन में, सुप्रीम कोर्ट के जुडिशन में आएगा, तो सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता में वृद्धि हुई ना। तो ये करता कौन है, ये संसद, ठीक है। ये उच्चतम न्यायालय को संघ सूची किसी विषय के संबंध में कोई भी अधिकारिता देनी है तो संसद देगी, ठीक है ना। तो ये कि अधिकारिता में जुडिशन में वृद्धि होती है तो करता कौन है, संसद करेगी विधि बना के, राष्ट्रपति नहीं है यहाँ, ठीक है। जैसे अभी अपन ने सीट का देखा था कि दिल्ली के अलावा सीट कहाँ कहाँ लगेगी, तो वो डिसाइड कौन करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति की सहमति से। और यहाँ पे क्या चीज़ है, यहाँ पे है अधिकारिता में वृद्धि, तो वो संसद 138 है ना। फिर आर्टिकल नंबर 139 देखते हैं, इसमें कुछ रिट निकालने की शक्ति है। तो देखो आर्टिकल 32 में तो रिट है ही, फिर आर्टिकल 226 में रिट और है, वो हाईकोर्ट्स की है, लेकिन आर्टिकल 32 में तो सिर्फ मौलिक अधिकार से संबंधित है, लेकिन ये 139 जो है 139, इसमें क्या है, कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदत्त किया जाना, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है, विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 खंड 2 में वर्णित प्रयोजनों से भिन्न किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए। देखो ये क्या है कि सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जो रिट का आर्टिकल है ना, वो एक तो आर्टिकल है 32, और जो इधर हाईकोर्ट का जैसे अपन जैसे देखते हैं वो है आर्टिकल 226। तो 226 में तो एक साथ ही लिखा हुआ है कि फंडामेंटल राइट के उल्लंघन व अन्य प्रयोजन के लिए, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मामले में थोड़ा सा अलग है, आर्टिकल 32 के अंदर तो लिखा हुआ मौलिक अधिकार से संबंधित,
और ये जो आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 139, इसमें लिखा हुआ है अन्य, है ना। ऐसे ही चीज अपन को पढ़नी है। 32 और 139 मिलाकर बनते हैं 226। 226 में तो एक साथ लिख दिया, मौलिक अधिकार व अन्य से संबंधित रिट जारी कर देना। और सुप्रीम कोर्ट के मामले के अंदर, ये तो हाईकोर्ट के मामले में 226, और सुप्रीम कोर्ट के मामले में आधी चीज 32 में लिखी, आधी 139 में लिखी। 32 में मौलिक अधिकार और 139 में मौलिक अधिकार से भिन्न प्रयोजन लिखा हुआ, से भिन्न किन्हीं प्रयोजन। और 226 में एक साथ लिख दिया गया हाईकोर्ट के संदर्भ में मौलिक अधिकार व किसी अन्य प्रयोजन के लिए, ये चीज है। ठीक है, तो ये चीज अपन दोनों को बरोबर करके रखा है, समझ गए। तो ये 139 है अपने। फिर 139 क्या है, कुछ मामलों का अंतरण। देखो ये कुछ मामलों का अंतरण क्या है, 139 क्या है, इसमें नीचे मैंने देखो जो मीडिया की जो कुछ खबरें हैं वो भी मैंने लगाई हुई है ना। 139 क्या है, तो 139 क्या है अपन नेक्स्ट में देख लेंगे, है ना, क्योंकि हाफ एन आवर हो गया। ठीक है, तो 139 इसमें अपन ने जो मोटा मोटा अभी देखा, मैं हल्का से रिवीजन करा देता हूँ। अपन ने चालू करी थी बात आज 139 से, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है, नजीर के रूप में काम 129 कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड नजीर के रूप में काम करेगा, दंड दे नहीं सकती। 130 स्थान दिल्ली रहेगा, दिल्ली के अलावा कोई अन्य तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से डिसाइड करेंगे। 131 ओरिजिनल जुडिक्शन है, भारत सरकार अन्य राज्य, भारत सरकार राज्य व अन्य राज्य, 2 से अधिक राज्य। फिर आर्टिकल 71 राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव, और जो उसमें नहीं आते हैं वो क्या, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद, वित्त आयोग वाला, संविधान लागू होने से पहले संधि जो करार है वो, और एक था मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार से संबंधित नहीं होते ओरिजिनल जुडिक्शन, क्यों, क्योंकि वो हाईकोर्ट की पावर है 226 के तहत। फिर 131 का रिपील्ड हटा दिया। 132 में क्या है, सिविल व क्रिमिनल में अपील। 133 के अंदर केवल सिविल लिखा हुआ है, सिविल में अपील। 133 में सिविल में, अब देखो 132 में तो दोनों में लिखा हुआ है, 132 तो दोनों है, सिविल व दांडिक। 133 के अंदर केवल सिविल, 134 के अंदर केवल दांडिक लिखा हुआ है। लेकिन दांडिक में कब है, जब मृत्यु दंड दिया हो हाईकोर्ट ने, वही एक में तो केस के निर्णय को पलट के, सेशन कोर्ट के निर्णय को पलट के दूसरे का अपने पास मंगा के फिर दिया हो। ये 134 अपन ने देखा। 134 क्या है, सर्टिफिकेट देता है, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर होगी, मतलब हाई कोर्ट के सर्टिफिकेट के बाद ही सुप्रीम कोर्ट में एडमिट होता है। 136 में फेडरल कोर्ट का वर्णन है। 137 के अंदर SLP है, सॉरी 135 के अंदर फेडरल कोर्ट FF55, 6 के अंदर SLP आ रहा है, S से स्पेशल S और S से 6, ऐसे याद कर सकते हैं ना अपन। F से तो फेडरल है, F बराबर फेडरल, फेडरल बराबर 5 FIV5, तो ये 135 है। फिर SLP आ रहा है 6, SIX 6, SLP स्पेशल लीव पिटिशन, तो ये अपने 136 हो गया 6, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, 136। फिर 137 के अंदर क्या आया, खुद के डिसीजंस को रिव्यू करना, पुनरावलोकन, न्याय 137 बहुत इंपॉर्टेंट है। 138 अधिकारों में वृद्धि होती है, वो है संसद कुछ रिट निकालने की सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति, तो आर्टिकल 32 के साथ पढ़ना आर्टिकल 139 को, कुछ रिट निकालने, नो रिट नहीं निकालनी, नो, ऐसे याद कर सकते हैं अपन। फिर 139 क्या है अपन नेक्स्ट देखते हैं। ओके, इसको मतलब जीवंत बना के जैसे चीज को, हर आर्टिकल को देखो उसकी प्रैक्टिबिलिटी क्या है, तब बढ़िया समझ में रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं 139 क्या है।